नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी होगी कि बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से खाए। ठीक यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने नफ़रत, आतंक और धार्मिक कट्टरपन और जाहिलपन इन सब को तरजीह दी है, इनको प्रोत्साहन दिया है, इनको पाला पोसा है और अब पाकिस्तान त्राही त्राही कर रहा है, रो रहा है। तो दोस्तों, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पाकिस्तान का जो त्राहिमाम है ये भारत की तरक्की को लेकर है। आपको मैं इस बीच में बता दूं रेफरेंस में कि पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे पर मिसाइल दागी थी। दोनों एक दूसरे पर आतंकवाद को संरक्षण देने और पालने पोसने का आरोप लगा चुके हैं और पाकिस्तान तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हो चुका है, कुख्यात है। भारत के दर्जनों मोस्ट वांटेड आतंकी पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, जिसमें से बहुत बड़ा नाम हाफिज सईद का और दाऊद इब्राहिम का लगभग सभी लोग जानते हैं। पिछले दिनों दाऊद इब्राहिम के बारे में चर्चा भी थी कि उसको किसी ने जहर दे के मार डाला, लेकिन वह खबर भ्रामक साबित हुई और सिर्फ सोशल मीडिया पर वो इस तरह की कवायद की गई ताकि पाकिस्तान में इमरान खान का जो मामला चल रहा था उसे ध्यान डाइवर्ट कर दिया जाए। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि भारत में जो तरक्की हो रही है, पिछले दिनों ही भारत में जो काम हुआ है तरक्की का, वो आपको सबको पता ही है कि भारत में बंगलौर में बोइंग 737 जो विमान है उसका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब वहाँ पर बनाया गया है और उसमें हजारों लोगों को, करीब 3,000 उसमें इंजीनियर काम करेंगे, हजारों लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। और ये अमेरिका से बाहर पहली बार बोइंग ने अपनी कोई इस तरह की इंडस्ट्री स्थापित करने की पूरी प्लानिंग की है। ये पूरा बेंगलोर में बनाया जा रहा है। ये सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है। ये पूरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इसका। इसके अलावा एक रिपोर्ट और भी आई थी कि भारत दुनिया में जो सोने का जो रिजर्व है, भारत में जो केंद्र सरकार के पास होता है सोना, आपको पता ही होता है कि सोना इतना महत्वपूर्ण होता है, जो रिजर्व में रखा जाता है उसी से नोट छापे जाते हैं। उसकी तुलना में हालांकि अब तो ओवरड्राफ्ट पूरी दुनिया में चल रहा है, तो इसलिए वो उसका मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी जिस देश में जितना ज़्यादा सोना होता है, क्योंकि सोना एक तरह से कैश वैल्यू होता है और उसको कहीं भी चलाया जा सकता है। मुद्रा फेल हो सकती है पूरी दुनिया में, पर सोना फेल नहीं हो सकता। तो भारत उसमें बहुत बड़ा, दुनिया का नंबर 3 स्थान पर भारत में स्टॉक है सोने का। ये जो रिपोर्ट अखबारों में आई है, जो मीडिया में आई है, जो विश्व स्तर पर जो प्रकाशित हुई हैं, ये वो रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा आपको पता ही है कि पिछले दिनों भारत ने खाड़ी मुल्कों से लगातार कई समझौते किए हैं, कई व्यापारिक समझौते किए हैं और भारत का रुझान सभी को साथ लेकर चलने का है। भारत ने सभी पड़ोसियों से अपने अच्छे संबंध स्थापित करने की और द्विपक्षीय संबंध बनाए रखने की हमेशा पैरवी की है। सबको समान लेके चलने की बात की है, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान अभी भी अपनी आतंक की हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आपको पता ही है कि आए दिन कोई ना कोई घटना कश्मीर में होती रहती है। हमारे सुरक्षा बलों पर या आम लोगों पर वहाँ पर हमले होते रहते हैं और वो आतंकी पाकिस्तान द्वारा पाले पोसे होते हैं, प्रशिक्षित किए होते हैं और उनका सारा हिसाब किताब पाकिस्तान से ही चलता है। लेकिन इन सब के बावजूद कि पाकिस्तान कितना बदहाल और बदनाम है, कंगाली के कगार पर है। पाकिस्तान में हर चीज़ का भाव आपको पता है, सैकड़ों रुपए, चाहे वो खाना हो, रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, अंडे हो, कुछ भी हो, वहाँ पर वो सैकड़ों रुपए की किलो की उनकी कीमत है या दर्जनों में अंडे वहाँ मिलते हैं। डीजल पेट्रोल के भाव आपको पता ही है, 200, 250, 300 रुपये तक चले जाते हैं वहाँ पर। ये हाल वहाँ पर है। ऊपर से आतंकी अलग पाल रखे हैं, उन सांपों को पाल रखा है जिनको भारत ने कुचलने के लिए कई बार प्रयास भी किए हैं। और वैसे बहुत सारे आतंकवादी अज्ञात लोगों ने वहाँ पर जो भारत में वांटेड थे, किसी भी तरह से वो मार दिए गए हैं। हालांकि पाकिस्तान का दबे छुपे तरीके से आरोप है कि भारत मरवा रहा है, लेकिन भारत ने और कोई साक्ष्य उन्होंने इस बारे में नहीं दी और भारत ऐसी हरकतें नहीं करता। ये भारत की स्पष्ट तौर पर विदेश नीति भी है कि भारत इस तरह के कायराना हरकत नहीं करता है। तो दोस्तों, ये सवाल सबसे बड़ा है कि पाकिस्तान की जो बदहाली है उसके लिए जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है और काफ़ी हद तक वहाँ की जाहिल आवाम भी है, जो मुल्ला मौलवियों और कठमुल्लों के चंगुल में आई है, जिनका शिक्षा से, आधुनिक टेक्नोलॉजी से, विज्ञान से, इन सब चीज़ों से कोई सरोकार वास्ता नहीं है। उनको वही कूप मुंडुक बनाया जा रहा है, मदरसों में उनको पढ़ाया जा रहा है और उनके दिमाग में वही जिहाद घुसाया जा रहा है। उनको अफीम खिलाई जा रही है, नफरत की, हिंसा की, भारत के खिलाफ
गजवा हिंद की, ये कई बार बात हो चुकी है इस मुद्दे पर, वो सब जानते हैं इस बात को लेकर। और यही दशा दिशा है, ये पाकिस्तान को बर्बादी के कगार पर ले जा रही है। ईरान ने जो हमला किया है उसका ये स्पष्ट प्रमाण है इस बात का कि किस तरह पाकिस्तान ने आतंकियों के अड्डे वहाँ पर बना रखे हैं। हालांकि ये जो वारदात पाकिस्तान और ईरान के बीच हुई है, ये बेचारे बिलूचों पर हुई है और उनको पाकिस्तान आतंकी बता रहा है, जबकि वो ऑटोनॉमी, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, मानवाधिकारों की मांग कर रहे हैं। उनको वो कुचल रहा है, दबा रहा है, मार रहा है। इसी तरह अफगानियों को, वहाँ से लाखों अफगानियों को खदेड़ दिया गया, उन पर आतंक का आरोप लगाते हुए। यह अलग बात है कि उन्हीं अफगानियों को रखने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका और यूरोप वगैरह कंट्री से करोड़ों डॉलर कमाए हैं। और जब वो अफगानिस्तान से आतंकवाद का दौर था, जब अमेरिका ने आतंकवाद को लेकर अफगानिस्तान में अटैक किया था, और उसके बाद जब वो शरणार्थी बन के वहाँ आए तो उनका खर्चा पाकिस्तान ने मांगा। तो ये पाकिस्तान की हालत है। अब पाकिस्तान तरक्की की बात करता है तो सुनकर भी पाकिस्तान के मुंह से अटपटा लगता है। जो सिर्फ हिंसा, आतंक और धर्म और कट्टरपन की अफीम बेचता हो, उसके मुंह से तरक्की की बात सुनना हर किसी के लिए हैरत अंगेज ही होगा। तो ये आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है। बेंगलोर में जो बोइंग 737 का बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट स्थापित हुआ है। इसके अलावा और दो दूसरे प्रोजेक्ट हैं, उनको लेकर पाकिस्तान में क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान की बदहाली और कंगाली की हालत यही है कि वो IMF से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी किसी देश से, कभी सऊदी अरब से वो भीख मांगता है, जबकि यही सऊदी अरब और UAE भारत से रिक्वेस्ट करते हैं और निवेश करने के लिए। और उनके जो वहाँ के जो किंग हैं, वहाँ के जो प्रिंस हैं, चाहे वो सऊदी अरब के शहजादे हों, चाहे UAE के शहजादे हों, और जो तमाम मुल्क हैं, वो भारत से बहुत अच्छे संबंध स्थापित लगातार करते जा रहे हैं। बावजूद इसके कि ये वो मुस्लिम राष्ट्र हैं, वहाँ पर मुस्लिमों की सत्ता है, और पाकिस्तान भी एक मुस्लिम देश है, घोषित तौर पर है पाकिस्तान मुस्लिम देश। और इसके बावजूद इसको दूध की मक्खी की तरह से बाहर निकाल के इन्हीं इस्लामिक देशों ने फेंका हुआ है। तो आप देखिए पाकिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन है, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या रिएक्शन है भारत की तरक्की को लेकर, और वो पाकिस्तान से किस तरह से भारत की तरक्की की तुलना कर रहे हैं। आप इस पूरे वीडियो को देखिए। और दोस्तों प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिजनों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। बात करने का आपसे पर्पस ये है कि मैं अभी आपको ना एक वीडियो दिखाने लगा हूँ। एक इंफ्रास्ट्रक्चर की वीडियो है। अगर मैं बात करूँ, एशिया के सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है वो। आपने वो वीडियो देखें ज़रा। ये वीडियो आपने देखनी है, देख के बताना कि किस कंट्री की लग रही है आपको। ये देखें, क्या लग रहा है? ये लिखा हुआ है मेरे ख्याल से इंडिया ही है, मुंबई इंडिया ही है, बिल्कुल लिखा हुआ है। कैसे देखते हैं आप? अच्छा, मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि ये इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाए, काम कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगर मैं बात करूँगा तो आप देखेंगे IT के ऊपर काम कर रहे हैं। वो डेली कोई नई नई चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं, दुनिया को हैरान कर रहे हैं। अगर दूसरी तरफ हम अपनी बात करें, हम तो जंगों से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अभी ईरान का वाकया देख लो, ईरान ने हम पर बम गिरा दिया, हमने उन पर बम गिरा दिया। अभी देखें अफगानिस्तान के साथ भी हमारे मामला बड़े अच्छे नहीं हैं, बहुत ख़राब है। इंडिया के साथ तो शुरू से ही ख़राब है। कैसे देखते हैं आप? क्या हमने क्यों नहीं बना पा रहे हैं अपने पड़ोसियों के साथ? क्यों नहीं हम अपने हालात ठीक कर पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जंगें किसी भी चीज़ का हल है? नहीं, जंग तो किसी भी चीज़ का हल नहीं होती। वैसे जब कोई बात करने से अगर किसी बात का हल निकल आता है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। मेरे ख़्याल से अगर ये ताल्लुकात जब नहीं बन रही तो पाकिस्तान के हमारे जितने भी लीडर गुजरे हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, मतलब जो वो ताल्लुकात अच्छे कर सकते हैं, अगर वो बनाना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मतलब हर किसी को मेरे ख्याल से यहाँ पर अपनी सूझी है कि वो अपना बैंक बैलेंस ठीक करे, वो तो मेरे ख्याल से यही सबसे अच्छा हो जाए। सबसे बेस्ट रीज़न है कि मतलब ताल्लुकात नहीं बन रहे, क्योंकि लोग ममालिक अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचता। हमेशा अगर सोचता है तो अपने बारे में, अपने बैंक बैलेंस के बारे में। तो मेरे को लगता है कि जो मौजूदा जो सिनेरियोस हमारे चल रहे हैं, क्या लगता है कि हमें कोई जंगों में पड़ना चाहिए? क्या आपको लगता है कि किसी से हालात बिगाड़ कर क्या हम मजीद, आपको नहीं लगता कि पस्ती की तरफ नहीं जा सकते? क्या ये चीज़ें जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं उनको नहीं पता चल रही?
नहीं, बिल्कुल भी जंग तो किसी भी बात का हल नहीं होता। और मतलब जो ममालिक भी जंगों से गुजरते हैं तो उनकी हालत नीचे डाउन होती नज़र आ रही है, कभी भी वो तरक्की नहीं कर पाते। तो जंग किसी भी बात का हल नहीं होता, किसी भी मसले का हल नहीं होता। ये मतलब बैठ कर कोई अच्छे से बातें करके उसका हल निकल आते हैं। जंग तो मेरे ख्याल से किसी भी मसले का हल नहीं होता। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? लॉस होता है। बिल्कुल सही। क्या कहना चाहेंगे इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपको ये जो सी ब्रिज दिखाई, इसको देखने के बाद क्या इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा था आपको कि जिस तरह से वो उन्होंने बिल्ड किया, इसको बनाया है? ये 2 घंटे का सफ़र, ये पता कितनी इसकी लंबाई है? ये 28 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, और मुंबई को नौवा मुंबई से जोड़ रहा है ये ट्रेन। अब मुझे बताएं कि वो वहाँ पर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्या अब साउथ एशिया के अंदर इस टाइम कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा तरक्की कर रही है? वो तो जब आपने मुझे वीडियो दिखाई, यकीन जाने मेरे तो पहले माइंड में यह था कि यूरोपियन कंट्रीज ही होगी। मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि इंडिया है, लग रहा है। फिर वो पता लग गया कि ये इंडिया है। तो ये हमारे पड़ोस में तो मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा डेवलप है तो वो चाइना है, और उसके बाद जो है इंडिया। मेरे इल्म के मुताबिक, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि वो हर एक चीज़ में आगे है तो वो इंडिया है और चाइना जो हमारे पड़ोस में है। कैसे देखते हैं इंडिया ने क्या ऐसी चीज़ें की हैं जो कि आज वो दुनिया में अगर कहा जाता तो द ओनली वन है या फिर नंबर वन है? क्या उसने ऐसी चीज़ें अपनाई हैं कि जो कि हमें भी सीखना चाहिए इंडिया से? वो इंडिया में ना वहाँ पर टैलेंट की कदर है। अगर आईटी में देखा जाए तो अभी गूगल का सीईओ इंडिया से है। जितने भी बड़े बड़े ओहदे हैं जो हम पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं, उसके सीईओ वगैरह वो इंडिया से है, क्योंकि वहाँ पर टैलेंट की कदर है। पाकिस्तान में अगर कोई टैलेंट जाहिर भी नहीं कर पाता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टैलेंट होते हैं, वो अगर टैलेंट शो करते हैं तो वो गायब हो जाता है, उसका पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गया। तो वहाँ पर इंसानियत की कदर है, टैलेंट की कदर है। और पाकिस्तान में जो है ये ना तो इंसानियत की कदर है ना टैलेंट की कदर है। अगर बात करने का पर्पस आपसे ये है, अगर मैं बात करूं अपने मुल्क को कंपैरिजन में अगर लाऊं किसी भी कंट्री के साथ बात करें, तो क्या इस मौजूदा टाइम के अंदर डेवलपमेंट के लिहाज से हमारी कंट्री का कंपैरिजन किसी भी मुल्क के साथ हो सकता है? थर्ड वर्ल्ड की किसी कंट्री के साथ नहीं हो सकता, तो दूसरे मुल्कों के साथ तो बहुत मुश्किल है। अगर मैं बात करूं साउथ एशिया के अंदर इस टाइम कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप कर रही है, ज़्यादा तरक्की कर रही है? इंडिया इंडिया कर रही है। क्या वजूहत है कि जो वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं? इम्पोर्टेंट चीज़ उनके अंदर वो नेशनलिज्म है, हमारे में नेशनलिज्म नहीं है। अच्छा, वो एक कौम है और बन गई है, और मोदी साहब ने बना दिया उनको। अच्छा। मोदी साहब आपके लिहाज से अच्छे लीडर हैं? अपने मुल्क के लिहाज से बहुत अच्छे लीडर हैं। क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको बहुत अच्छी लगी उनकी? नेशनलिज्म टोटली, वो अब पूरी नेशन को, सारे सियासतदानों को साथ लेके चल रहे हैं। हम यहाँ पर हर बंदा अपनी अलग-अलग बोली बोल रहा है। क्या इस तरह से कौमें तरक्की करती हैं? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम तो और डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं और बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। सर, इंडिया दुनिया के 5वीं बड़ी मईशत बन गया है, लेकिन वो जंगों में नहीं पड़ रहा। आप देखें कि हमारी मईशत 20वीं 25वीं नंबर पे भी नहीं है, फिर भी हम जंगों में पड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए यार कि भाई हम चाहिए। बिजनेस आप के मोदी साहब का एक बयान अभी जो रिसेंटली उन्होंने दिया था, आपने वो सुना नहीं शायद, क्या उन्होंने कहा कि हमने तो पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दिया है, हम तो जानते भी नहीं है पाकिस्तान कौन है। वो तो कहते हैं कि बस वो चाइना ने क्यों तरक्की की? चाइना ने तरक्की इसलिए की है, जापानीज़ ने तरक्की इसलिए की कि उन्होंने अपनी आंखें और अपने कान बंद रखे और सिर्फ अपना काम किया। हम अल्हम्दुलिल्लाह काम नहीं कर रहे, हमारी आंखें भी खुली हैं लोगों के लिए और कान भी खुले हैं। हमने पूरी दुनिया का ठेका उठाया हुआ जिनका हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो आपने देखा ख़राब थे और ख़राब हैं, लेकिन चीज़ें सुलझ रही हैं, बेहतर हो रही हैं। पाकिस्तान को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहिए और जिस चीज़ पे काम करना चाहिए वो है बिज़नेस, इकोनॉमी, ट्रेड, कनेक्टिविटी। और अगर कोई मुल्क हमें ड्रैग करना चाहे पाकिस्तान को, तो उससे बचना भी चाहिए, लेकिन अपनी डिटेरेंस भी रिस्टोर करनी चाहिए। आज भारत के अंदर, भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो बेंगलुरु के अंदर एक बोइंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है अमेरिका के बाहर, जो बेंगलुरु के अंदर ही हैज़ इनॉग्रेटेड। सो ये देखें कि अमेरिकन जो कंपनीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग, और ये उस इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा हो रहा है कि वहाँ पे ज़ाहिर बात है जॉब्स क्रिएट होंगी। इंडिया को ज़रूरत है बहुत सारे अपने उनको जहाज़ चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया की एक नई एयरलाइन है अकासा, उन्होंने कोई
तकरीबन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 2024 में शुरू कर रहे हैं। तकरीबन 150 बोइंग 737 जो है उसका उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है जी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो अकासा का जो ऑर्डर है बोइंग का, और ये जैसे वो कहते हैं ना कि ये कितना बड़ा ऑर्डर है। 150 जहाज़ का अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये कितना बड़ा जहाज़ है। अब कर्नाटका जो डेवलपमेंट इंडेक्स की जो ऑफिशियल मैं देख रहा था, उनके जो हैंडल में देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ये 43 एकड़ के अंदर ये फैसिलिटी बनी है जिसके ऊपर 1600 करोड़ लगा है। ये कर्नाटका डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये एक इसने ये एक्सप्लेन किया। अब मज़े की बात ये है कि नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह कर दिया। अमेरिका के बाहर सबसे बड़ी ये बोइंग की फैसिलिटी है। ठीक है जी। और दूसरी और इसमें अहम बात जो है वो ये है कि ये जो है जो इसका जो प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियल नाम है वो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है। ठीक है जी। और इसकी ये आप समझ लें कि ये अमेरिका का और इंडिया का ये जो है ना, ये जो पार्टनरशिप है उसको वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन ये है कि ये अब ये प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे ये इंडिया के अंदर। अब पाकिस्तान को तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमने तो पीईए का बड़ा गर्क कर लिया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इंडिया जो है उसको जितनी बड़ी आबादी है वो समझते हैं हम तो सारी की सारी जो अपना कस्टमर है, हम तो अपना कस्टमर सारे का सारा दे रहे हैं मिडल ईस्ट को, तो हमें क्या ज़रूरत है अपने कस्टमर मिडल ईस्ट को देने की। हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए उनको 3000 इंजीनियर्स यहाँ पे इस जगह काम कर रहे होंगे। 3000 इंडियन इंजीनियर्स। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल होना है, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, मॉडल बेस्ड इंजीनियरिंग, और पता नहीं क्या क्या है ऐसा जिसके ऊपर उन्होंने ये काम करना है। सो ये जो, और फिर ये जॉब्स जो क्रिएट करेगा, ये जो जॉब्स क्रिएट करेगा उसका तो आपको सोच भी नहीं सकते। ये तो मैंने आपको 3000 तो मैंने इंजीनियर बताए हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे, सिर्फ इंजीनियर। अब इंजीनियर्स के पीछे कितना सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कितना स्टाफ आपको चाहिए होता है। सो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है कि वी शुड नॉट गेट ड्रैग्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स। हमें कॉन्फ्लिक्ट से ड्रैग नहीं होना। पहले हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है, कभी टीटीपी पै जाती है सानू, कभी बलोचिस्तान में मसला बन जाता है, कभी इंटरनल पॉलिटिशियंस रौला डाल देते हैं, तबाही मचा देते हैं। ठीक है जी। अब इंडिया के अंदर वो उन्होंने अपनी चीज़ें मैनेज कर ली हुई हैं, दे आर वेरी केयरफुल, उनको पता है हमने क्या करना है। आलिया, कभी ऐसा होता था कि कहा जाता था कि इंडियंस ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीदते, इंडिया में ज्यादा पैसा चीजें खरीदने पर खर्च नहीं किया जा सकता, या उनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना ज्यादा हाई नहीं है। लेकिन आज के दौर ने इस बात को बदल के रख दिया है। इस वक्त मेरे सामने दो मालियाती इदारों की बड़ी रिपोर्ट्स है। गोल्डमैन इस बारे में क्या कह रहा है और मैकेंजी इस बारे में क्या कह रहा है। कहा यह जा रहा है कि अब इंडिया की जो स्पेंडिंग पावर है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इंडियंस ज्यादा से ज्यादा महंगी चीजें खरीद रहे हैं, और नए से नया ब्रांड वहां पर पहुंच रहा है और उसको बहुत हौसला अफजाई मिल रही है। जो गोल्डमैन है उसका ये कहना है कि जो इंडिया में इस वक्त अगर आप देखें तो तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो $10,000 एनुअली कमाते हैं या इससे ज्यादा कमाते हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये जो तादाद है ये 2027 तक डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। उसने रिपोर्ट दी है कि ये अभी तो 6 करोड़ से ऊपर है, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर ये इससे डबल से ज्यादा हो जाएगी। अब इसमें ये भी बताया गया है कि ऐसा क्यों है, वो भी आपके सामने रखेंगे, और इंडिया का ये जो स्पेंडिंग बूम है इसमें कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसको ये बना रहे हैं। तो इसमें हम आपको ये भी बताएंगे, एक और रिपोर्ट भी मैं आपके सामने पेश करूंगी कि जो ये बता रहा है कि जो अयोध्या में बिजनेस कैसे बूम कर रहा है, क्योंकि मुझे वो भी एक ऐसा टॉपिक लगा कि उसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि बजाय अलग से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, स्पेंडिंग की, तो
उसको भी हम बीच में शामिल करते हैं। लेकिन पहले जैसा मैंने कहा आपको कि इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जो बात कही जा रही है कि अगर 6 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त $10,000 से ज्यादा कमा रहे हैं तो फिर अगले चंद सालों में डबल से ट्रिपल हो जाएंगे, तो क्यों ऐसी बात कही जा रही है? और जो इंडिया का स्पेंडिंग बूम है, यानी जो उनके खर्च करने की सलाहियत है, वो कैसे बढ़ी है? तो देखिए इसमें जो है बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो बताए जा रहे हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप आखिरी जो लास्ट 3 इयर्स है उसमें आप देखें तो जो तमाम उनका बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है, और उसमें यह है कि जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो 65% से ज्यादा इंक्रीज कर गई हैं। आपको पता है कि जो गोल्ड है वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, और इंडिया के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि जितना ज्यादा वहां पर गोल्ड है वो तो मतलब उनकी हाउस होल्ड गोल्ड जो है उसी की हम क्या बात करें।